अस्सलाम वालेकुम जी। बोरिंग कॉस्ट हम पढ़ रहे थे, कुछ बेसिक चीज़ें हमने देखी, फिर हमने डिटेल में डिस्कशन की बोरिंग कॉस्ट होती क्या है, बोरिंग कॉस्ट किन किन एसेट्स पे अप्लाई होती है। दो किस्म की डिफरेंट बोरिंग्स पढ़ी थी हमने। एक हमने कहा था कि सर हमने एसेट को बनाने का सोचा और स्पेसिफिकली हम एसेट के लिए लोन को बोरो कर रहे हैं, तो हमने कहा सर ये हमारा क्या है, ये हमारी स्पेसिफिक बोरिंग है। और दूसरे पॉइंट में हमने कहा कि सर हमने एक लोन किसी जनरल पर्पस के लिए ऑलरेडी लिया हुआ था और उसका कुछ पोर्शन हमने यूटिलाइज कर लिया अपनी एसेट की मैन्युफैक्चरिंग में, तो दिस विल बी जनरल बोरिंग। अब हमने फिर इनको डिटेल में इनके एक एग्जाम्पल को भी प्रैक्टिस किया कि जनरल बोरिंग में हमारे पास सारे के सारे लोन पे इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा। जो पोर्शन ऑफ द लोन हम एसेट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं और जितने अरसे के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं उस पीरियड का सिर्फ हमारा इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा और उतनी अमाउंट का होगा। लेकिन स्पेसिफिक में हमने कहा चूंकि हमने पूरा लोन ही एसेट के लिए लिया हुआ है, तो इसलिए पूरे के पूरे लोन पे जितने का जितना इंटरेस्ट आ रहा है कैपिटलाइजेशन पीरियड के दौरान, वो सारे का सारा इंटरेस्ट हमारा कैपिटलाइज होगा। एक क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास लेटेस्ट क्वेश्चन मार्च 2024 का, जिसमें हमने बोरिंग कॉस्ट 8 नंबर की टेस्ट हुई है। अच्छा, बोरिंग कॉस्ट के क्वेश्चन में कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जो एसेट आप बना रहे हैं उसकी फाइनेंसिंग में क्या क्या लगा है, पैसे कैसे कैसे अरेंज हुए हैं। फिर दूसरा पॉइंट आपने ये देखना है कि जो जो लोन लगे हैं क्या ये सारे के सारे लोन स्पेसिफिक हैं, क्या इनमें से कुछ जनरल हैं, क्या सारे के सारे जनरल हैं। तो लोन की टाइप को आपने कंसिडर करना है, उसको आपने फाइंड आउट करना है, क्योंकि जब तक आपको लोन की टाइप नहीं पता चलेगी आप लोन की ट्रीटमेंट ठीक नहीं करेंगे। तो लोन की टाइप आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट। हमारे पास क्वेश्चन है कि ऑन 1 जनवरी 2023 टेक्सटियो लिमिटेड कमेंस्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स फैक्ट्री बिल्डिंग। उसकी कुछ हमें पेमेंट स्केड्यूल गिवन है। 1 फरवरी को 200 रुपए की पेमेंट हुई है, 200 मिलियन की। 1 अप्रैल 2023 को 350 मिलियन की, सितंबर 2023 में 180 मिलियन की और फेब 2024 में 160 मिलियन की। फिर हमें फाइनेंसिंग के तरीके बताए गए कि हमने 1 जनवरी को एक 17% लॉन्ग टर्म लोन लिया, फिर हमने 1 मार्च को राइट शेयर्स इशू किए और फिर हमने राइट शेयर्स परचेज किए। क्योंकि एक्सपेक्टेड एनुअल डिविडेंड आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि हमारा जितना भी पैसा हमें आएगा उस पे हमें कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। तो एनुअल डिविडेंड हमें 24% का पे करना पड़ेगा राइट शेयर इशू करने के बदले में। तो 300 मिलियन के हमें यहां से फंडिंग आ गई और जिसके बदले हम 24% देते रहेंगे अपना डिविडेंड। जैसे हम एक लोन हम लेते हैं ना 200 रुपए का, उस पर 10% इंटरेस्ट है, तो जो 20 रुपया हम हर महीने या हर साल पे कर रहे हैं वो अब उस लोन को लेने की कॉस्ट है। इसी तरीके से जब आप शेयर यानी इक्विटी फाइनेंसिंग करते हैं, चैप्टर 4 ITB, डेट फाइनेंसिंग में आप इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं और इक्विटी फाइनेंसिंग में आप अपना डिविडेंड पे कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर 1 अगस्त 2023 को आपने एक 19% शॉर्ट टर्म लोन लिया जो कि जून 2024 में पेएबल है और 340 उसकी अमाउंट है टोटल। तो ये बात आपके पास लोन्स की कुछ टाइप्स थी, फाइनेंसिंग की कुछ टाइप्स थी। अब ऑब्वियस सी बात है हमारे लिए कंसर्न कौन सी होंगी? ऑब्वियसली हमारे लिए डेट फाइनेंसिंग कंसर्न है, क्योंकि हमने उसी पे इंटरेस्ट देना है और उसी इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करना है। तो हमारे लिए 1 जनवरी वाली फाइनेंसिंग यानी 17% लॉन्ग टर्म लोन और 1 अगस्त वाली फाइनेंसिंग यानी 19% शॉर्ट टर्म लोन, ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं पे हमने फोकस करना है। जो आपकी इक्विटी फाइनेंसिंग है वो IAS 23 के मुताबिक फॉलो करती ही नहीं है, क्योंकि IAS 23 में हमने बोरिंग की बात की है, लोन की बात की है। इक्विटी फाइनेंसिंग इज नेवर अ बोरिंग, बल्कि आप अपनी कंपनी में एक शेयर इशू करने हैं अगले बंदे को। अच्छा जी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि सरप्लस फंड्स अवेलेबल फ्रॉम बोथ द लोन्स एंड राइट शेयर्स वर इन्वेस्टेड इन अ सेविंग अकाउंट अर्निंग इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम। इसका मतलब यही है कि जो हमने पढ़ा था कि हमारे पास कोई एडिशनल अमाउंट बची होती है तो उसको हम इन्वेस्ट करते रहते हैं साथ साथ, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन वर्क वाज सस्पेंडेड फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 जुलाई, हाउएवर सब्सटैंशियल टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वाज कैरिड ड्यूरिंग जुलाई 2023। वो कह रहा है कि 1 जुलाई से 31 जुलाई तक हमारी कंस्ट्रक्शन सस्पेंड हो गई थी, लेकिन सब्सटैंशियल टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क चलता रहा जुलाई 2023 के दौरान भी। अच्छा, अब आपको याद है कैपिटलाइजेशन पीरियड हमने पढ़ा था। कैपिटलाइजेशन पीरियड में हमने कहा था 3 शराइत होती हैं। शर्त नंबर 1 क्या है हमारी, कि हमारे पास
जो हमारी बिल्डिंग, फॉर एग्जाम्पल आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो उस बिल्डिंग पे एक्सपेंसेस इंकर हो रहे हो यानी खर्चा हो रहा हो, पैसे लग रहे हो। दूसरा, उस पे एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है यानी काम होता नजर आ रहा हो, कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो रही हो। और तीसरे हमने शर्त ये देखी थी कि हमारा जो लोन हम उस वर्किंग के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं उस लोन पे इंटरेस्ट लग रहा हो। ये तीनों शराइत पूरी होंगी तो हम कहेंगे कि हाँ, इस टाइम पीरियड, उस लम्हे में, जिस लम्हे पे ये तीनों शराइत पूरी हुई, उस लम्हे पे लगने वाला इंटरेस्ट हमारे एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनेगा। अच्छा, लेकिन फिर उसमें हमने कहा था कि सर ड्यूरिंग द कैपिटलाइजेशन पीरियड देयर कैन अकर सम सॉर्ट ऑफ सस्पेंशन, और वो सस्पेंशन क्या हो सकती है कि हमने अपना काम किसी भी अनयूजुअल डिले की वजह से रोक दिया। अनयूजुअल डिले क्या है? हमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो जाएगी, इमरान खान का धरना आ जाएगा, ठीक है, तो इमरान खान का धरना आ गया, सारी कंस्ट्रक्शन रुक गई। अब ये अनयूजुअल डिले है तो इस दौरान लगने वाला इंटरेस्ट भी एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं होगा। अच्छा, अब हम पॉइंट नंबर 2 के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, पहले हम क्वेश्चन को फुली रीड कर लें। पॉइंट नंबर 3, the construction of the factory building was completed on 30th November, but due to minor modifications, it was not available for use until 31st December 2023। जी, हमारे पास जो हमारा एसेट है वो कंस्ट्रक्शन उसकी कंप्लीट हो गई थी 30 नवंबर 2023 को, लेकिन कुछ माइनर मॉडिफिकेशंस उसमें चाहिए थी, इसलिए वो अवेलेबल फॉर यूज नहीं हुआ 31 दिसंबर 2023 तक। जी, इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हजम करें, रिक्वायरमेंट पढ़ें, कैलकुलेट द बोरिंग कॉस्ट। हम बेसिकली वो इंटरेस्ट की अमाउंट फाइंड करनी है जो हमने कैपिटलाइज करनी है। तो हमें 5 मिनट हम लेते हैं, इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड करें, अपने ज़हन में 2 प्लॉटिंग्स कर ले। पहली प्लॉटिंग कि आपका 17% लॉन्ग टर्म लोन, उसकी नेचर क्या है, वो स्पेसिफिक लोन है या जनरल लोन है। फिर 19% शॉर्ट टर्म लोन स्पेसिफिक लोन है या जनरल लोन है। फिर सरप्लस फंड्स क्या हमें कोई बात की हिंट दे रही है। फिर कंस्ट्रक्शन वर्क जो सस्पेंड हुआ 1 जुलाई से 31 जुलाई तक, क्या वो जो सस्पेंशन है उसको हम वाकई सस्पेंशन पीरियड कहेंगे और उसके दौरान इंटरेस्ट की कैपिटलाइजेशन रोक देंगे, और हमारा जो एसेट है वो 30 नवंबर को कंप्लीट माना जाएगा या 31 दिसंबर को माना जाएगा। ये कुछ स्ट्रेट क्वेश्चन है जिनको आप आंसर कर ले तो आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो टेक 5 मिनट्स एंड सॉल्व दीज क्वेश्चंस। जी, चलिए मिलकर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेक्निक क्या लेके हमने चलनी है। सबसे पहले हमने लोन्स को आइडेंटिफाई करना है और उनकी नेचर्स को आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, लोन 1 हमारे पास क्या है? लोन 1 है हमारे पास सर, हमने 1 जनवरी 2023 को एक लोन एक्वायर किया था जिसकी अमाउंट थी ₹250 मिलियन। अच्छा, अब ये जो हमने लोन एक्वायर किया है इसमें हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न हमारे लिए ये होना चाहिए कि सर कितना अरसा हम इसको कैपिटलाइज करेंगे। अब कितना अरसा कैपिटलाइज करेंगे ये बात किस बात पे डिपेंड कर रही है कि सर इसकी नेचर क्या है। तो सबसे पहले हमें इसकी नेचर आइडेंटिफाई करनी ही पड़ेगी। तो सर लोन 1 इज स्पेसिफिक और जनरल? जी, स्पेसिफिक लोन है या जनरल लोन है? आई के अब एग्जामिनर कमेंट्स के मुताबिक इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे ये करके आए, जैसे ही उन्होंने लॉन्ग टर्म का वर्ड पढ़ा उन्होंने इस लोन को जनरल लोन क्रिएट कर दिया। सर आपको इस लोन को स्पेसिफिक लोन बनाना है, और क्यों बनाना है, लेट्स हैव अ आर्ग्यू ऑन दैट। देखिए, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि दीज पेमेंट्स फॉर फाइनेंस थ्रू द फॉलोइंग सोर्सेस, ये जो एक लाइन नहीं लिखी हुई, सरप्लस फंड्स अवेलेबल फ्रॉम बोथ द लोन्स एंड राइट शेयर्स वर इन्वेस्टेड इन अ सेविंग्स अकाउंट। सर मैंने आपको ये बात सिखाई थी कि सरप्लस फंड इन्वेस्ट ही सिर्फ किस लोन के इशू में होते हैं, किस सेज में होंगे, हमारे लिए कंसर्न होगा स्पेसिफिक। तो एक हिंट तो हमें यहां से मिल रही है कि इस बात से लगता है कि ये कौन सा लोन होगा, स्पेसिफिक लोन होगा। दूसरी ये बात है कि हमें स्पेसिफिकली फाइनेंसिंग बताई गई है, 890 रुपए का खर्चा हो रहा है हमारा इन टोटल किस चीज पर, हमारे एसेट पर, और 250 रुपए की अमाउंट लोन की उसी में कंज्यूम होनी है, क्योंकि हमारी इन तीनों फाइनेंसेस से मिला के 890 रुपया बन रहा है। तो इसका मतलब
ऑटोमेटिकली ये है कि ये जनरल बोरिंग तो नहीं हो सकती। मैं हिंट एक आपको बता देता हूं, जनरल बोरिंग और स्पेसिफिक बोरिंग में हिंट, जनरल बोरिंग की अमाउंट हमेशा आपके टोटल खर्चे से बड़ी होगी या आपकी टोटल रिक्वायरमेंट से बड़ी होगी। अब आपकी टोटल रिक्वायरमेंट 890 है, चलो 890 में से 340 और 300 निकाल दो, क्योंकि आपका ऑलरेडी कहीं ना कहीं से फाइनेंस हो गया, पीछे बच गया 250, और 250 ही आपका ये लोन भी है, तो ये अमाउंट बड़ी नहीं है। जनरल बोरिंग की हिंट है कि उसकी अमाउंट हमेशा आपके रिक्वायर्ड अमाउंट से बड़ी होगी, उसका तो आप कुछ पोर्शन यूज कर रहे होंगे ना फिर, और स्पेसिफिक लोन में या अमाउंट कम होगी या पूरी पूरी होगी। तो यहां पे अमाउंट आपकी रिक्वायरमेंट के एग्जैक्ट हिसाब से है, बाकी दो फाइनेंस कंसीडर करते हुए, तो आपका ये 1 जनवरी 2023 वाला लोन आपका स्पेसिफिक लोन कंसीडर होगा। कौन सा लोन कंसीडर होगा सर? स्पेसिफिक लोन कंसीडर होगा। तो लोन 1 हमारा क्या है? स्पेसिफिक लोन है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन हमने ये कर ली जी। लोन 2 जी, लोन 2 क्या है जी? सबसे पहले तो इसकी डिटेल्स लिख लेते हैं हमारे पास। अच्छा, हमारी जो दूसरी फाइनेंसिंग है राइट शेयर वाली, वो हमारे लिए कंसर्न का पॉइंट नहीं है, हम पहले बात कर चुके हैं, क्योंकि वो इक्विटी फाइनेंसिंग में आती है, डेट में नहीं आती जी। 1 अगस्त 2023 को हम लोन ले रहे हैं। 1 अगस्त 2023 को हम लोन ले रहे हैं। कितने रुपए का जी? हम ये लोन ले रहे हैं जी 340 मिलियन का। ₹340 मिलियन। लोन 1 हमने लिया 1 जनवरी 2023 को 250 मिलियन का। लोन 2 हमने 1 अगस्त 2023 को लिया 340 मिलियन का जी। लोन 2 क्या है सर? लोन 2 तो स्ट्रेट अवे हमारा है ही स्पेसिफिक लोन है, क्योंकि इसमें तो हमें स्ट्रेट अवे बताया गया कि तो ये शॉर्ट टर्म लोन है, और दूसरा ये लिया भी ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन गया है, और उसके अलावा आपकी एक हिंट ये है कि इसको आपने जून 2024 के अंदर अंदर पे करना है, तो ये लोन तो आपका स्ट्रेट अवे स्पेसिफिक लोन है। इस पे गलती का चांस भी कम है, क्योंकि ये देखने में भी स्पेसिफिक लोन लग रहा है, लेकिन फर्स्ट लोन में आपने बड़े गौर से चीज देखनी है कि लोन 1 जो है वो आपका एक लॉन्ग टर्म लोन था, बट इट डजंट मीन कि लॉन्ग टर्म लोन हर लॉन्ग टर्म लोन ही आपका जनरल लोन होगा। अब आपका ये जो 250 मिलियन वाला लॉन्ग टर्म लोन है, ये स्पेसिफिक लोन में कंसिडर होगा जी। लोन 2 हमारा स्पेसिफिक लोन हो गया। तो हमने सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा लोन 1 भी स्पेसिफिक है और लोन 2 भी स्पेसिफिक है। एक वर्किंग क्रिएट करते हैं, वर्किंग 1। इसमें हम अपना पेमेंट स्केड्यूल तैयार करते हैं, और ये हर क्वेश्चन में रिकमेंडेड है मेरी तरफ से कि आप पेमेंट स्केड्यूल लाजमी ड्रॉ कर लिया करें अपनी तमाम। उसका पेमेंट स्केड्यूल में आपको क्या क्या चाहिए होगा? डेट चाहिए होगी, डेट के बाद आपको चाहिए होगा अपना जो क्या ले पार्टिकुलर कि किस चीज़ के थ्रू आप फाइनेंस कर रहे हैं। फिर आपको इसमें चाहिए होगा कि आप डेट के थ्रू कितना फाइनेंस कर रहे हैं। फिर आपको इसमें चाहिए होगा कि आप इक्विटी के थ्रू कितना फाइनेंस कर रहे हैं जी। सबसे पहली फंडिंग आपने किस तारीख को किया? सर हमने 1 जनवरी को पहली फंडिंग की है, और हमने स्पेसिफिक लोन लिया है जी। कितना स्पेसिफिक लोन लिया है सर आपने? सर हमने स्पेसिफिक लोन लिया है 250 रुपीज़ का। कितने का जी? 250 रुपीज़ का हमने स्पेसिफिक लोन एक्वायर किया है 1 जनवरी को जी। अच्छा, अब इससे अगली एक्टिविटी कब हो रही है? जरा क्वेश्चन पे वापस आए, गौर से देखें। अगली एक्टिविटी यहाँ पे 1 मार्च है, यहाँ 1 फरवरी है, तो पहले 1 फरवरी को एक्टिविटी हो रही है किस चीज़ की कि 1 फरवरी को आप क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं। 1 फैब को आप पेमेंट कर रहे हैं जी। कितने की पेमेंट कर रहे हैं? अब चूंकि इक्विटी में हमारे पास है ही कुछ नहीं, इसलिए इक्विटी में से तो पेमेंट नहीं करेंगे, हम अपनी पेमेंट किधर से करेंगे? अपने लोन वाले पार्ट से करेंगे जी। इसके बाद अगली एक्टिविटी हमारी कब हो रही है जी? क्वेश्चन में देखें 1 मार्च को जी। 1 मार्च को क्या एक्टिविटी हो रही है हमारे पास? सर 1 मार्च को ये एक्टिविटी हो रही है कि हम राइट शेयर इशू कर रहे हैं। राइट इशू करने पर हमें कितना पैसों का इजाफा हुआ? सर 300 रुपए का इजाफा हुआ। कितने का इजाफा हुआ जी? 300 रुपए का इजाफा हुआ। उसके बाद अगली एक्टिविटी हम कर रहे हैं, क्वेश्चन में देखें सर, अगली एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं 1 अप्रैल को। 1 फरवरी को हमने पहली पेमेंट की, फिर 1 मार्च को हमने राइट शेयर इशू किए जिससे हमें फंडिंग आई, और फिर हमने 1 अप्रैल को अगली एक्टिविटी परफॉर्म की 350 रुपए की।
हमने क्या की, पेमेंट की। जी देखें कितने की पेमेंट की है हमने, सेकंड पेमेंट ₹350 की। जी क्या ये यहाँ पे डेट के पोर्शन में 350 की पेमेंट लिखना ठीक है? नहीं सर, आप सारी की सारी पेमेंट डेट से नहीं कर रहे। आपके पास डेट में 50 रुपए रहते थे, 50 पेमेंट आप वहां से कर रहे हैं और बाकी 300 रुपए की पेमेंट आप कहां से कर रहे हैं, इक्विटी से कर रहे हैं। जी यहां तक क्लियर हो गया हमें। अब इससे अगली एक्टिविटी हमारी हो रही है सर यकम अगस्त को। जी यकम अगस्त को क्या हो रहा है, क्वेश्चन में जाके देखें, हम शॉर्ट टर्म लोन रिसीव कर रहे हैं। उसको हम ये भी कह सकते हैं कि हम स्पेसिफिक लोन रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि हम पहले एक वर्किंग देख चुके हैं। जी कितने का स्पेसिफिक लोन लिया हमने, देखें कितने का स्पेसिफिक, सर 340 मिलियन का स्पेसिफिक लोन हमारे पास आ गया। जी अगली बात देखें, इसके बाद अगली एक्टिविटी कब हो रही है सर, यकम सितंबर को हमारी अगली एक्टिविटी हो रही है। यकम सितंबर को अगली एक्टिविटी हो रही है। जी क्या एक्टिविटी हो रही है सर, हम पेमेंट कर रहे हैं। जी कितने रुपए की पेमेंट कर रहे हैं सर, हम पेमेंट कर रहे हैं 180 रुपए की। जी इक्विटी में कोई बैलेंस है कि हम वहां से पेमेंट कर सकें, नहीं, तो हम किधर से पेमेंट करेंगे, हम अपनी डेट वाले पोर्शन में से पेमेंट करेंगे, क्योंकि हमारे पास बैलेंस मौजूद ही वहां पर है। जी यहां तक हमारा स्केड्यूल तैयार हो गया। अब इसमें हम कुछ चीजें देख सकते हैं। चीजें क्या देख सकते हैं कि सर हमने बैलेंस कैलकुलेशन सीख ली। ये इस पॉइंट पर अगर मैं यहां पे एक कॉलम ऐड कर दूं बैलेंस का, तो इस पॉइंट पे हमारे पास पैसों का कितना बैलेंस मौजूद है, 50 रुपए मौजूद है। यहां पे कितना बैलेंस मौजूद है, 350 रुपए मौजूद है। यहां पे कितना बैलेंस मौजूद है, हमारे पास 0 रुपीज मौजूद है। फिर यहां पे कितना बैलेंस मौजूद है, 340 का मौजूद है। फिर यहां पे 180 कंज्यूम होकर पीछे कितना बैलेंस मौजूद है, 160 का। और यहां पे हमारे पास स्टार्ट में 250 का बैलेंस था। अब यहां से हमें अपनी एक और वर्किंग में आसानी होगी। वर्किंग वाला में समझ आ गई, तो हम मूव करते हैं वर्किंग 2 की तरफ। जी वर्किंग 2 में हमने एक बात सीखनी है, पहले सुन लें। हमने स्पेसिफिक लोन में जितना एक्स्ट्रा फंड हमारे पास मौजूद है उसको इन्वेस्ट करने की बात सीखी थी। ये बात आज भी वाइबल है कि हमारे पास जितना पैसा मौजूद है हमने उसको इन्वेस्ट कर देना है। तो हम वर्किंग 2 क्रिएट करेंगे इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए। जी बताएं इन्वेस्टमेंट इनकम कैसे होगी। सबसे पहले हमने सेम वही काम सीखना है। ये जो बैलेंस कैलकुलेशन हमने किया ये हमें इन्वेस्टमेंट इनकम में मदद करेगी। जी इन्वेस्टमेंट इनकम में पहली दफा आपके पास कितने रुपए फालतू बचे हुए थे सर? मेरे पास ये बात कंफर्म है कि पहले दिन 250 रुपया फालतू था, यकम फरवरी को 50 रुपया फालतू था, यकम मार्च को 350 रुपया फालतू था, यकम अप्रैल को मेरे पास 0 रुपीज फालतू थे, यकम अगस्त को 340 रुपये फालतू थे और यकम सितंबर को 160 रुपया फालतू था। लेकिन हमने इस चीज पे फोकस रखना है कि हमने सिर्फ कौन सा पैसा इन्वेस्ट करना है जो हमें लोन से बच रहा है। हमें कौन सा पैसा, क्योंकि हमने माइनस ही वो पैसा करना है ना, तो हम लेंगे भी लोन वाला पैसा। अब राइट इशू का कोई पैसा बचा हुआ है तो वो तो हमने कैपिटलाइजेशन में लेना ही नहीं है, तो उसमें आने वाली इन्वेस्टमेंट इनकम भी ऑब्वियसली माइनस नहीं होगी। इसलिए हमने सिर्फ कौन सा पैसा कंसिडर करना है जो किसी लोन की वजह से एक्स्ट्रा पैसा बचा हमारे पास पड़ा हुआ है। जी तो सबसे पहले आपने एक चीज आइडेंटिफाई करनी है, बेशक इसको वर्किंग 3 का नाम दे दे, दैट इज कैपिटलाइजेशन पीरियड। जी कैपिटलाइजेशन पीरियड क्या बनता है हमारा 2 किस्म के लोन्स हैं। लोन 1 के लिए हमारा कैपिटलाइजेशन पीरियड स्टार्ट होना चाहिए यकम जनवरी या यकम फरवरी से। आइए जरा क्वेश्चन पे देखते हैं। जी क्वेश्चन में जरा फोकस करिएगा कि हमारे पास 3 शराइत हमने पूरी करनी है ना, एक्टिविटीज। तो एक्टिविटीज तो सर कब स्टार्ट हुई है, यकम जनवरी को। एक शर्त हमने और पूरी करनी है, इंटरेस्ट कब हमने लगाना है। तो सर इंटरेस्ट भी हमने यकम जनवरी से लगाना है, क्योंकि हमने लोन एक्वायर कब किया है, यकम जनवरी को। तो 2 शराइत तो यकम जनवरी के हक में। लेकिन एक शराइत और थी कि एक्सपेंसेस इंकर हो रहे हो। एक्सपेंसेस कब से इंकर होना स्टार्ट हुए हैं सर? एक्सपेंसेस हमारे यकम फरवरी से होना स्टार्ट हुए हैं। तो हमारी कैपिटलाइजेशन कहां से स्टार्ट होगी, यकम फरवरी से स्टार्ट होगी। हमारी कैपिटलाइजेशन कहां से स्टार्ट होगी, यकम फरवरी से। और फिर आपने ये देखना है कि आपका एसेट कंप्लीट कब हो रहा है, जहां पे आपकी सीज होगा
कैपिटलाइजेशन पीरियड सर 31 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि हमने ये सीखा था जब तक एसेट अवेलेबल फॉर यूज नहीं होता तब तक हम अपने इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करते रहेंगे। एसेट अवेलेबल फॉर यूज किस दिन हो रहा है? 31 दिसंबर 2023 को हो रहा है। तो 31 दिसंबर 2023 कब से लेके 1 फरवरी से लेकर कितने महीने बनते हैं सर? ये 11 महीने बनते हैं। लेकिन सर बीच में एक सस्पेंशन आ रही है 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई 2023 तक। इस एक महीने की सस्पेंशन को हम कंसीडर करेंगे क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क सस्पेंड हो चुका है। एडमिनिस्ट्रेटिव काम हो भी रहा हो तो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारी एक्टिविटीज उस बिल्डिंग की मैन्युफैक्चरिंग में रुक चुकी हैं। इसलिए हमने इसको, हमें ये नहीं बताया गया कि किसी नॉर्मल डिले की वजह से, तो हम ये कंसीडर करेंगे जब कभी हमें डिले का नहीं बताया जाएगा कि ये अनयूजुअल डिले की वजह से कंस्ट्रक्शन वर्क स्टॉप हुआ है, तो ये एक महीना सस्पेंशन में कंसीडर नहीं होगा। तो लोन 1 में हमारा कैपिटलाइजेशन पीरियड स्टार्ट कब होगा? 1 फेब को। हमारा कैपिटलाइजेशन पीरियड सस्पेंड कब होगा? 1 जुलाई टू 31 जुलाई तक। हमारा कैपिटलाइजेशन पीरियड सीज कब होगा? 31 दिसंबर। अब हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारा कैपिटलाइजेशन पीरियड कितना बन रहा है इन टोटल। सर हमारा कैपिटलाइजेशन पीरियड बन रहा है 10 मंथ्स का। 1 फरवरी से लेके 31 दिसंबर तक 11 महीने और बीच में 1 महीने की सस्पेंशन आई, उसमें हम कैपिटलाइजेशन नहीं करेंगे, तो पीछे बच गए 10 महीने जी। इसको वर्किंग 3.1 का नाम दे देते हैं हम, और फिर हम वर्किंग 3.2 पे मूव करते हैं जी। वर्किंग 3.2 क्या कहती है? वर्किंग 3.2 में हम लोन 2 को देखेंगे कि उसका कितना पीरियड कैपिटलाइजेशन में आएगा जी। कैपिटलाइजेशन पीरियड स्टार्ट ऑब्वियस सी बात है तब स्टार्ट होगा जब तीनों शराइत पूरी होंगी जी। यहाँ देखते हैं तीनों शराइत कब पूरी। 2 शर्तें, एक शर्त तो स्ट्रेट अवे 1 जनवरी को पूरी हो गई एक्टिविटी स्टार्ट होने की, दूसरी शर्त आपकी पूरी हो गई 1 फरवरी को एक्सपेंसेस इंकर होने की। तो या तो 1 जनवरी या 1 फरवरी, क्योंकि लेट डेट 1 फरवरी है तो 1 फरवरी बनती है। लेकिन हमारी तीसरी शर्त के इंटरेस्ट लगना शुरू हुआ, ये 1 अगस्त को पूरी हो रही है। क्यों 1 अगस्त को पूरी हो रही है? क्योंकि लोन लिया ही 1 अगस्त को है, तो उसके बाद ही आपने कैपिटलाइज करना है ना उसके इंटरेस्ट को। तो हमारी जो तीसरी शर्त है वो किस तारीख को पूरी हो रही है? 1 अगस्त को हमारी ये तीसरी शर्त पूरी हो रही है जी। 1 अगस्त जरा कैलकुलेट करें कितने महीने बनते हैं आपके? जी जी हमारी कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होगी सर 1 अगस्त को। अच्छा, कैपिटलाइजेशन पीरियड की सस्पेंशन कोई नहीं आ रही, तो हम सीधा जाएंगे सीजेशन की तरफ। सीज हो रही है हमारा कैपिटलाइजेशन पीरियड 31 दिसंबर को। तो 1 अगस्त से 31 दिसंबर तो स्ट्रेट अवे बनते हैं हमारे 5 महीने। लेकिन सर कैपिटलाइजेशन पीरियड स्टार्ट में एक छोटा सा इशू है। हमने जो लॉजिक इस्तेमाल की वो ये थी कि बिल्डिंग पे कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई और उस पे एक्सपेंसेस कब। लेकिन सर हमारा ये जो लोन है 340 रुपए का, ये किस तारीख से स्टार्ट होना शुरू हुआ? सर ये स्टार्ट होना शुरू हुआ है 1 सितंबर को। उससे पहले तक तो हम किसी और फाइनेंस के थ्रू फाइनेंसिंग कर रहे थे ना। तो 1 सितंबर को हमारा पहला एक्सपेंस इंकर हुआ है इस लोन में से। तो यह बात हमेशा याद रखना, जब उस लोन का पैसा कहीं पे यूज होगा तब हम कहेंगे कि हां अब इसकी कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होगी, अब इसका एक्सपेंस इंकर होना शुरू हुआ है। 1 अगस्त को आपने लोन भी ले लिया, एक्सपेंसेस इंकर हो रहे थे बिल्डिंग पे, लेकिन वो इस 340 रुपए में से नहीं इंकर हो रहे थे, वो ऑलरेडी कोई आपके पास फाइनेंसिंग की ऑप्शंस थी उनसे इंकर हो रहे थे। 340 रुपए को आपने किस दिन यूज करना शुरू किया? 1 सितंबर को। तो आपके कैपिटलाइजेशन पीरियड स्टार्ट 1 अगस्त नहीं कंसीडर किया जाएगा, बल्कि कब कंसीडर किया जाएगा? 1 सितंबर कंसीडर किया जाएगा जी। तो आपका कैपिटलाइजेशन पीरियड क्या बनेगा जी? इस तरीके से कैलकुलेट करें। आपका कैपिटलाइजेशन पीरियड बनेगा सर 4 मंथ्स का। तो लोन 1 में हमारा कैपिटलाइजेशन पीरियड 10 मंथ्स आ गया, लोन 2 में हमारा कैपिटलाइजेशन पीरियड कितना आ गया? 4 मंथ्स जी। अब इन्वेस्टमेंट इनकम पे देखते हैं। आपके पास 1 जनवरी, देखिए इन्वेस्टमेंट इनकम भी कैपिटलाइजेशन पीरियड के दरमियान की लेनी होती है। तो 1 जनवरी का जो हमारा बैलेंस है ये हमारे लिए किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसको हम इन्वेस्ट करें भी तो ये कैपिटलाइजेशन पीरियड में नहीं आता, इसलिए इसकी इन्वेस्टमेंट इनकम भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, लेकिन 1 फरवरी को जो 50 रुपए आपके पास बचे हैं ये आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जी। जी इन्वेस्टमेंट आप करेंगे 50 रुपए की। इसको स्केड्यूल ड्रॉ कर लें, इसका डेट
पेमेंट या अमाउंट भी कह सकते हैं, मंथ्स, रेट और इनकम। जी डेट, पहली इन्वेस्टमेंट आप किस तारीख को करेंगे सर? पहली इन्वेस्टमेंट हम करेंगे 1 फरवरी को। कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे? 50 रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे। कितने मंथ्स की इन्वेस्टमेंट करेंगे सर? आप उतने मंथ्स के लिए करेंगे जब आपकी अगली पेमेंट होनी है। जी अगली पेमेंट आपकी कब हो रही है? अच्छा एक और बात, लोन की वजह से अगली पेमेंट कब हो रही है? लोन की वजह से अगली पेमेंट आपकी कब हो रही है सर? लोन की वजह से देखिए, ये जो आपकी पहली पेमेंट है 200 रुपए की, ये हो रही है 1 फरवरी को, हमने ले लिया। अगली पेमेंट हो रही है 1 अप्रैल को, लेकिन अगली पेमेंट जो 1 अप्रैल को हो रही है उसमें आपका 50 रुपया लोन में से यूटिलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है सर। टोटल तो 350 की पेमेंट हो रही है, लेकिन 50 रुपया किधर से यूज हो रहा है? किधर से यूज हो रहा है 50 रुपया? सर लोन में से यूज हो रहा है। तो ये जो 50 आपने इन्वेस्ट किया हुआ था, अब ये 50 आपके पास 1 अप्रैल के बाद नहीं रहेगा। इसका मतलब है 1 फरवरी से लेके 1 अप्रैल तक आप इस 50 रुपए को इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी करें इस 50 रुपए को इन्वेस्ट। कितने महीने बनते हैं? फरवरी पूरा, मार्च पूरा, 2 महीने। 2/12। जी रेट कितना आपको बताया गया था क्वेश्चन में? तो गुस्सा करना शुरू हो गया हमारे साथ, डेट एग्जैक्ट देना शुरू हो गया। जी हमारे पास 2 मंथ्स हैं, 2 मंथ्स। जी रेट कितना है जी? देखें जरा क्वेश्चन में, देखिए रेट कितना दिया हुआ है हमें जी। 10% रेट पे हम अपने फंड्स, एक्स्ट्रा फंड्स को इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 10% हमारा रेट आ गया। जी कैलकुलेट करें, इनकम कितनी आ रही है? 50 को 10% से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा उसको 2/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जी हमारा आंसर आ रहा है 0.83। जी आगे चलें। अगली आपके पास कब सरप्लस पेमेंट बच रही है सर? ये 340 रुपए की सरप्लस पेमेंट बच रही है। किस तारीख को? 1 अगस्त को। 1 अगस्त को। जी कितने रुपए की पेमेंट बच रही है 1 अगस्त को? 340 रुपए की पेमेंट बच रही है। जी मंथ्स कितने हैं? जी 1 मंथ है हमारे पास। जी रेट कितना है हमारे पास सर? 10% रेट है। जी कितनी इनकम आ रही है? कैलकुलेट करें सर। 2.83 की पेमेंट आ रही है। जी तीसरी पेमेंट कब बन रही है हमारी? सरप्लस अमाउंट कब बच रही है सर? ये 160 रुपए की 1 सितंबर को। 1 सितंबर को 160 रुपए की पेमेंट बची। जी अब ये कितने मंथ्स के लिए इन्वेस्ट होगी? सोचें जरा सर। ये तब तक इन्वेस्ट होगी जब तक अगली पेमेंट नहीं होती। अगली पेमेंट तो हो रही है फरवरी में, ये देखें अगली पेमेंट कब हो रही है? 1 फरवरी 2024 को। लेकिन हम इसको तब तक इन्वेस्ट करेंगे जब तक हमारा कैपिटलाइजेशन पीरियड चल रहा होगा, जो कि हमारा 31 दिसंबर तक चल रहा है, और वहाँ तक हमारे 4 मंथ्स बनते हैं। 4 मंथ्स, रेट सेम 10%। जी कैलकुलेट करें क्या आ रहा है? 4.00। ये हमारी इन टोटल इनकम बन गई इन्वेस्टमेंट कितनी? 7.66। तो हमने इन्वेस्टमेंट इनकम कितनी कमाई अपने लोन से जी? 7.66। अब हम आएंगे अपनी मेन वर्किंग की तरफ। जी मेन वर्किंग में हमने क्या कैलकुलेट करनी है? बोरिंग कॉस्ट हमने कैलकुलेट करनी है। बोरिंग कॉस्ट। जी करते हैं बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट। सबसे पहला हमारा इंटरेस्ट हमने निकालना है ऑफ स्पेसिफिक लोन, जो हमने खरीदा है और हमने लिया है 1 जनवरी को। जी कितने रुपए का लोन लिया है? 250 रुपये का लोन लिया है। जी 250 रुपये का लोन है, लेकिन कितने महीने के लिए आप उसको यूटिलाइज करेंगे? सोचें ज़रा, कितने महीने के लिए आप उसको कैपिटलाइज करेंगे? सर अभी हम अपनी इस वर्किंग में निकाल के लाए हैं, कितने महीने के लिए कैपिटलाइज करेंगे? ये वर्किंग नंबर 3 10 मंथ्स के लिए कैपिटलाइज करेंगे। कितने मंथ्स के लिए कैपिटलाइज करेंगे? 10 मंथ्स के लिए इंटू 10/12। और रेट कितना होगा जी हमारे पास? जी कैलकुलेट करें कितना रेट है हमारा। जी हमें गिवन है क्वेश्चन में सर 17% रेट होगा। जी कितनी अमाउंट आ रही है? इंटरेस्ट ऑफ स्पेसिफिक लोन 1 जनवरी 250 इंटू 10/12 इंटू 17%। सर हमारे पास ये अमाउंट आ रही है 35.42। जी दूसरी आपकी कौन सी हो रही है? इंटरेस्ट
ऑफ स्पेसिफिक लोन ऑन यकम अगस्त जो आपने लिया है जी, कितनी अमाउंट का लिया है? 340 की अमाउंट ली है। और कैपिटलाइजेशन पीरियड कितने मंथ्स का है सर? 4 मंथ्स का है। और सर अब रेट 17% नहीं है बल्कि कितना है? 19% है जी। कितनी अमाउंट आ रही है? एक आंसर आया मेरे पास 21.53 रेट आ गया। ये आपका टोटल इंटरेस्ट है जो कैपिटलाइज हो सकता है, लेकिन इसमें से हम माइनस करेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट इनकम को जी। इन्वेस्टमेंट इनकम कितनी आ गई है हमारी? सर इन्वेस्टमेंट इनकम हमने अभी वर्किंग में निकाली थी, 7.66 हमारी इन्वेस्टमेंट इनकम आ गई जी। बोरिंग कॉस्ट आपकी कैलकुलेट हो गई इन तीनों को मैनिपुलेट करने से जी। करें, मेरे पास एक आंसर आ रहा है 49.29 का। ये हमारी बोरिंग कॉस्ट आ गई। अब आपने वर्किंग्स के हवाले किस तरीके से देने हैं? जहाँ पे आपने 10 का जिक्र किया, यहाँ पे आपने वर्किंग का हवाला देना है वर्किंग 3.1। फिर जहाँ पे आपने 4 का जिक्र किया, यहाँ हवाला देना है वर्किंग 3.2। जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट इनकम का जिक्र किया, इन्वेस्टमेंट इनकम किस वर्किंग में आपने कैलकुलेट की थी? वर्किंग 2 में। तो यहाँ आप साथ हवाला देंगे कि आपने किस वर्किंग में ये चीज़ कैलकुलेट की है? वर्किंग 2 में। इस तरीके से आपका ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा और आपकी बोरिंग कॉस्ट कितनी आ गई? 49.29। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।